रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जिस तरह से हमने टोक्सोप्लाज्मा गोंडोई के बारे में आपको बताए थे कि कैसे ये ह्यूमन लाइफ्स को आपके इन्फेक्टेड करता है, उसी तरह से आज हम समझेंगे जो ई कुली बैक्टीरिया होता है। आप कभी भी सुने होंगे कि उसको पेशाब में, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तो फिर ई कुली उनके लिए कल्चर के लिए पेशाब को भेजा गया तो फिर उसमें ई कुली निकला है। ठीक है, और ये उसको किस तरह से आप अपने होम्योपैथी में और उसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे डेवलप होती है और आपको क्या क्या आपके लाइफ को अफेक्टेड कर सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हम कोशिश करेंगे कि उसको होम्योपैथी में जो कि इनक्योरेबल है, वो क्योर नहीं होता है, बस उसके सिम्टम को मैनेज किया जाता है किसी भी पैथी में, लेकिन हमारे पास उसके सारे उसके जो हैं आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं उस बैक्टीरिया के, वो परमानेंटली आपके क्योर हो सकते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को बात करेंगे और अपने होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में हम उसको समझेंगे। तो आज इस वीडियो का ही विषय यही है कि ये आपके ह्यूमन लाइफ्स को किस तरह से ये आपको अफेक्टेड करता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपना कमेंट हमको लिख सकते हैं। और देखिए, मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें ट्रीटमेंट चाहिए, इस मेडिसिन, इस बीमारी का ये दवाई बताइए। देखिए, मैं जो स्पेशल वीडियो उनके लिए बना रहे हैं जो हमारे बहुत सारे होम्योपैथी के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भी एक अपने इसमें होम्योपैथी को प्रैक्टिस करूं या फिर मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैं पर्टिकुलर एक मेडिसिन नहीं, देखिए ओवरऑल उसकी हिस्ट्री ली जाती है और एट ए टाइम, ठीक है, आपको मेडिसिन को बदला जाता है। लेकिन मैं अगर यहाँ से आपको कोई मेडिसिन बता दूं तो वो शायद आपको वहाँ पे काम नहीं करे। कुछ उसके और भी काजेस हो सकते हैं, उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम हो सकते हैं, उसके ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो वो एक फ़ोन कॉल पे या फिर एक इस पे हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा, मेरा नंबर है आपके जो इसमें वीडियोज़ में कुछ कुछ, तो आप वहाँ से लेकर के हमको आप एसएमएस कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो आपको हम बता दें या फिर उसके एक सिस्टमेटिक इलाज बता दें। आप खुद प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने स्तर से केसेस को देखें। और जहाँ तक मेरा हेल्प की बात है, मैं आपको हर संभव कोशिश करूँगा कि आपके प्रैक्टिस में वो चीज़ शामिल हो जो मैं जानता हूँ। मैं आपको उस चीज़ को शेयर करता हूँ और पैथोलॉजिकल जो मेरा रिसर्च बेस है, जो मैं अपने प्रैक्टिस में शामिल करता हूँ, मैं उसी चीज़ को आपको दिखाता हूँ और वही चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं इधर उधर की और होम्योपैथी की तरह, ठीक है, कि आप ये दवाई ले लें तो वो ले लें तो ये ले लें, ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एट द सिचुएशन, एक केसेस के पास आपके कंपाउंड मेडिसिन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मेडिसिन एट ए टाइम आपको यूज करना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ई कुली, जो लिस्टोकोकस कुली बैक्टीरियाज है, ये एक ऐसा है कि ये आप देखें आमतौर पे हर इंसान के अंदर में मौजूद होता है। इंसान तो नहीं, ये कहें कि जो वार्म ब्लडेड जितने भी ह्यूमंस होते हैं, सॉरी, जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब में मौजूद होता है। और ये लोअर जो गैस्ट्रो इंस्टेटाइन है उसके अंदर में ये रहता है, लेकिन ये इनएक्टिव मोड में रहता है। और ये जब, अब देखिए, ये तो एक होस्ट करती है, ठीक है, और इनका एक सिस्टम है कि जैसे आपके जानवर हैं या कोई भी हो जिसमें वार्म ब्लडेड होता है। अब वार्म ब्लडेड हम ऐसे जानवर को कह दिया, ऐसे एनिमल को या ऐसे जानवर को हम कहेंगे जिनके अंदर में ये क्षमता होती है कि वो अपने आप का जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करे। अब टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लिए आज के दिन अगर टेम्परेचर -3 डिग्री है तो आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो उसमें सरवाइव कौन कर सकता है? जितने भी जानदार हैं, चाहे वो बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ठीक है, एक मछली भी करता है, शायद डॉल्फिन।
ये भी वार्म ब्लडेड में आता है। ठीक है। दूसरा अब इसमें है कि अगर -56 डिग्री अगर +56 डिग्री भी हो जाता है नॉर्मल में, तो वहाँ पर भी आदमी सर्वाइव करता है। इसका मतलब है जिनके जिस्म के अंदर में बॉडी को मेंटेन करने का, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का या फिर उसको ये करने की सलाहियत होती है, ये सारे वार्म ब्लडेड में आते हैं। तो अब ये वार्म ब्लडेड के जितने भी लोअर गैस्ट्रोनल होते हैं उसके अंदर में ये इक्वली रहता है और आम तौर पर ये हार्मलेस होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी के कांटेक्ट में आता है, मान लिए अगर आपने कच्ची सब्जियां खा ली, बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कच्चा खा जाइए, सलगम को कच्चा खा जाइए, गाजर को कच्चा खा जाइए, ठीक है, पेड़ पत्ते जो भी मिले उसको भी कच्चा खा जाए। ऐसा नहीं होता है। आपके पास सब्जी है तो सब्जी को पका के ही खाइए आप, ठीक है। तो क्योंकि उसमें खतरा बढ़ जाता है कि उसमें इक्वली मौजूद होता है और आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है और बाद में ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और यही है कि जैसे ही ये आपके पेशाब के इसमें जाएंगे तो फिर आपको, जिसको HUB के बीमारी के नाम से जाना जाता है, हेमोलाइटिक इम्नोरिया सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस बीमारी का जैसे इक्वली आपके जिस्म में मौजूद होता है और जैसे ही कांटेक्ट होता है, जैसे मान लिया कोई भी आपने रॉ फ्रूट खा लिया, रॉ वेजिटेबल को खा लिया या फिर अपने मीट को खा लिया, जो खास करके जो ग्राउंड बीफ होते हैं या फिर जो सीप गोट, जो भी जिसका भी ये होता है, इनको अगर आपने थोड़ा सा कच्चे पके हुए या फिर कुछ इस तरह से अलग ढंग से आपने उसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया या फिर आपने जो मिल्क है उसको आप कच्चा पी गए, है ना। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कच्चा पियो तो ये हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पका हुआ है आप उसको पका हुआ ही खाइए, ठीक है। तो इनमें इक्वली का तादाद मौजूद होता है। अगर आपको इसको खाते हैं तो ये आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब ये अगर आपके जिस्म में है तो ये फिर क्यों आपको फिर इन्फेक्ट नहीं कर सकता है? कारण यही होता है कि ये आपके जिस्म में अगर मौजूद होता है ना, तो आपके जो जो क्या कहते हैं, जो आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनके ऊपर हावी होता है, ठीक है। यही वजह है कि ये इनएक्टिव मोड में होता है, एक्टिव मोड में नहीं आ पाता है, ये इनएक्टिव मोड में होता है। और जैसे आप उसको कहीं पर कोई भी आप रो दीजिएगा तो उसमें फिर वो एक्टिव में आ जाता है, जिसके वजह से आपको सीवियर फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो फूड पॉइजनिंग होने के कारण यही है कि आपको इक्वली का आपको इन्फेक्शन हो चुका है, उसको जो है ना आपको इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ये मैन टू मैन स्प्रेड करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा इनका सबसे बड़ी बीमारी होती है कि अगर आपको HUB हो गया या फिर आपको TTP हो गया, ये बीमारियां हैं, आपको मान लिया आपको यूरिन में आ गया, तो ये इन पे इफेक्टेड होते हैं ना, जो बिलो 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये इन्फेक्शन से रिलेटेड। और दूसरी अगर इसमें देखें तो जो ओल्ड एज के लोग हैं वो उसमें ज़्यादा होते हैं। अब वो इसमें ज़्यादा होते हैं कि मान लिया किसी को प्रोस्टेट हो गया तो फिर यूरिन का कुछ मात्रा रह ही जाता है, वहाँ पे पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, ये उस पर रह जाते हैं। और दूसरी चीज़ों में अगर हम देखें तो इसमें एक होता है ये कि कभी कभी इक्वली का ऐसा देखा जाता है कि ये किडनी फेल्यूर की तरफ भी बढ़ा देती है। होता क्या है कि ये फिर दूसरे अलग बैक्टीरियों से कंबाइन होती है, होने के बाद फिर वो आपके जो जब ब्लड स्ट्रीम में वो आपके शामिल होते हैं तो फिर आपके जो छोटे टेनी जो ब्लड वेसल है उनको डैमेज करने लगती है। तो किडनी में जो ब्लड वेसल है उनमें वो एक लेयर बना के उनको डैमेज करने लगती है, तो लंबा समय तक अगर रहे तो आपको जब इस तरह की परेशानी हो तो आपके पास होम्योपैथी में, जबकि ये इनक्योरेबल है और 90% केसेस में होता क्या है कि आपको 5-7 दिन में अगर थोड़ा बहुत भी आप कुछ एक्स्ट्रा अगर नहीं भी लेते हैं या मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो ये ठीक होता है, ठीक है। बगैर मेडिसिन के भी ठीक होता है। लेकिन आज के दौर में अगर आप दवाई नहीं दीजिएगा तो कोई और दे देगा उसको। आप पेन किलर दीजिएगा तो दूसरा एंटीबायोटिक दे देगा, दूसरा एंटीबायोटिक दे देगा तो तीसरा फिर उसको स्टेरॉइड लगा देगा। तो आज के दौर में पेशेंट को खुद समझना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट को खुद समझदारी दिखाना चाहिए कि कौन सा सिचुएशन में हमको कौन सी मेडिसिनें लेनी चाहिए और कौन सा मेडिसिन हमको नहीं लेनी चाहिए,
ठीक है। आप मान लिया अभी सरकार पकड़ रही है कि झोला छाप डॉक्टर जो है ना बर्बाद कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर नहीं, झोला छाप पेशेंट हो चुका है आज के ज़माने में। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर नहीं है बल्कि पेशेंट हो चुके हैं। वो क्या करते हैं कि अगर आपको 10 मिनट में अगर आपके बुखार नहीं उतरा तो फिर वो डॉक्टर के पास दोबारा आ जाते हैं पेशेंट, और उसको प्रेशर बनाने लगते हैं। अब कंपटीशन का दौर है, आप नहीं दीजिएगा, तीसरा दुकान फिर एक दवाई का है, फिर एक वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं। दवाना कंपटीशन का है, वो क्या करेंगे, वो लगा दिए साथ में आपको एंटीबायोटिक लगा दिया, जबकि एंटीबायोटिक से इसमें परहेज किया जाता है। एंटीबायोटिक को रेयर केस में यूज किया जाता था, ठीक है, लेकिन इसकी जब आम यूज हो गई है तो फिर ये काम करने भी है। तो और उनमें से क्या है, कुछ कुछ बैक्टीरिया उसको जब एंटीबायोटिक को वो खाने लगेंगे, ठीक है, जब उसके जो बर्ग बनने लगेगा तो फिर ये मेडिसिन काम नहीं करेगी एक हद तक। तो आपके पास, हमारे पास उसके बेटर ऑप्शन है कि होम्योपैथी में आप नक्स वोमिका दें। और नक्स वोमिका मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी के सबसे बड़ी मेडिसिनों में एक है वो। अगर उसका आप अगर पैथोलॉजी देखना चाहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ये लगा रहा हूँ, आप देखिए उसको, ठीक है, आप उसमें देखिएगा कि नक्स वोमिका पे जो न्यूली रिसर्च हुई है, ठीक है, तो ये कितनी बड़ी मेडिसिन है। हमने तो कितने कितने केसेस ऐसे हैं इसके सिर्फ नक्स वोमिका से ठीक है। बस यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा इमरजेंसी, ज़्यादा एक्यूट नहीं है, तो सिर्फ आप नक्स वोमिका से बहुत सारे केसेस ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात हुई कि ऐसा सिम्टम जो हमेशा लोअर एब्डोमेन पेशाब से, जैसे आपको यूरिन में ब्लडी यूरिन आना, ब्लडी डायरिया आना, ये इन्फेक्शन अगर आपको होता है इकोली का, तो आपको ब्लडी डायरिया भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, आपको वोमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है, आपको स्टोमक में क्रैम्प भी हो सकता है, आपके प्लेटलेट डाउन भी हो सकते हैं, आपको वीकनेस हो सकता है, आपको एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकता है। तो ये कुली के कारण से हो सकता है। तो आपके पास मेडिसिन अगर देखें तो मेडोरिनम सबसे बड़ी मेडिसिन है। नक्स वोमिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी मेडिसिन मेडोरिनम है, और तीसरी आपका ई कुली खुद पोटेंटाइज होकर आई हुई है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप बेसिलिनम को भी यूज कर सकते हैं। नहीं है तो लेकिन मेडोरिनम आपके पास वाहिद मेडिसिन ऐसी है जो इन सारे मेडिसिनों को एक जगह में दिखती है। आप मेडोरिनम को अगर आप देखें तो मेट्रिया मेडिका, चाहे आप एलन की ले लें या फिर आप डॉक्टर केंट साहब की ले लें, पहले ही लाइन में इसमें लिखा है चिल्ड्रेन के बारे में, ठीक है। और इनकी जो सिम्टम दूसरी लिखी हुई है, आप जाइएगा केंट का मेट्रिया मेडिका खोलिएगा तो सबसे पहले चिल्ड्रेन का जिक्र है इसमें। अब जैसे ही दूसरे तीसरे लाइन में जाइएगा तो पिल्विक रीजन के बारे में बता रहा है, वो यूट्रस को बता रहा है, वो फाइब्राइड को बता रहा है, वो गोनोरिया को बता रहा है, ये गोनोरा वायरस के पोटेंटाइज नोसोड है उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो ई कुली जो लोअर, आपके जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में है, ठीक है, जिसमें ये दोनों आते हैं आपके, तो ये दोनों की बड़ी मेडिसिन हो सकती है। आप इसको ट्राई करें, ठीक है, और सबसे बेस्ट मेडिसिन साबित हो सकती है। तो मैंने कितनों केसेस इसमें से देखे हैं, और उसके बाद अगर कंटिन्यू कोई और मेडिसिन बनती है तो फिर आप उसको करें। अगर एक्यूट केसेस हैं तो ये दो मेडिसिन ही आपके केसेस को निकाल देंगे। फिर उसके बाद अगर किस तरह का सिम्टम आता है उसके हिसाब से, अगर बर्निंग सेंसेशन है या फिर कोई भी आपको यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है, ठीक है, मगर ये 3 मेडिसिन आप याद रखें, नक्स रखें, मेडोरिनम रखें, आपके ई कुली है, अगर आप होगा तो फिर आप उसको चेक जैसे कीजिएगा, यूरिन का जैसे ही आपके कल्चर आएगा उसमें अगर पोटेंट वो फॉर्म हो जाता है तो आप ई कुली दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसिलिनम में एक्यूट में दे सकते हैं आप, मगर ये दो आप दें। उसके बाद अगर जैसे ही सिम्टम आता है, मान लीजिए पेशाब में बर्निंग सेशन है, आप इक्विसीटम भी दे सकते हैं, आप कैंथेरिस भी दे सकते हैं, एपिस भी दे सकते हैं, आर्निका भी दे सकते हैं, इनके साथ सिम्टम मिलना चाहिए। लेकिन ये 3 मेडिसिन अगर आप जैसे ही दीजिएगा, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास नक्स भूमिका पड़ा है, आप उसी को कंटिन्यू करवाइए। तो नक्स भूमिका बहुत बड़ी मेडिसिन है, और ये पॉइजन है जो जिनकी अगर आप नक्स भूमिका का एक्सेस देखें तो ये डीएनए लेवल तक का एक्सेस रखता है।
क्योंकि पॉइज़न है और हर पॉइज़न डीएनए लेवल तक जाता है। जितने भी होम्योपैथी के पॉइजनस मेडिसिन है, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हो, चाहे वो प्लांट किंगडम के हो, चाहे फिर आपका ओपीडिया ग्रुप के हो, मिनरल किंगडम के हो, या फिर कोई भी किंगडम की हो, पॉइजनस है वो डीएनए लेवल तक एक्सेस रखती है। इसलिए जब कोई बैक्टीरियल हो तो आप उसको डीएनए एक्सेस लेवल तक जो पॉइजनस पोटेंटाइज मेडिसिन है वो देनी चाहिए। अब इसमें पॉइजन नहीं है, लेकिन ये पॉइजनस चीज़ से बना है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये पॉइजनस एक्सेस रखता है। तो ई कुली एक इंसान के लाइफ को किस तरह से ये कर सकता है। तो आप अगर मान लिया डायरिया है, आप नक्स दीजिएगा, बेसिलिनम दीजिएगा, आप एलो दे दीजिएगा, बार बार स्टूल आए तो। अगर नहीं आए तो आप पोडोफाइलम भी, कुछ कुछ केसेस में आप पोडोफाइलम भी दे सकते हैं। पोडोफाइलम दोनों में काम करेगी, यूट्रस में भी काम करेगी, तो फिर आपके उसके इसमें भी काम करेगी, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में भी काम करेगी। पोडोफाइलम ऐसी मेडिसिन है, आप कभी आप देते हुए भी नहीं सुने होंगे। पोडोफाइलम के यूट्रस की सबसे बड़ी दवाइयों में से एक है, किडनी की भी सबसे बड़ी दवाइयों में एक है। आप उसका जब डिटेल में जाइएगा तो फिर हम आपको सब एक मेडिसिन के बारे में हर एक चीज़ आपको खोल के रखेंगे होम्योपैथी में, जो बेसिक चीज़ है जो हम होम्योपैथ प्रैक्टिशनर को जानना चाहिए। तो ये था आज जो ई कुली कैसे आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, और जो आपको होस्ट करती, जो आपका जिस्म जो जिसको होस्ट करती है, वो किस तरह से आपको एक सिवियर पॉइजनस इफेक्टिव की तरफ ले जाती है। और WHO का इसका तो पूरा यह है कि ये नॉन क्यूरेबल है, इनके सिम्टम, इनके जो इफ़ेक्ट हैं उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन हमारे पास इनके सारे के तौर हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये 2 मेडिसिन, ये 3 मेडिसिन जो आपको हमने बताया। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।